morning, Kamini. Good morning, everyone. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Tanu. Good morning, Sandhya. Good morning, Uttishna. Good morning, Diksha. Good morning, Ajay. Good morning, Anjali. Good morning, Soumya. ये बताओ, सभी लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? यस सर। नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के टाइम ये पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट ग्राफ्स वगैरह है, वो सारे नोट डाउन करते रहना, ठीक है? क्योंकि रिवीजन ऐसे होना चाहिए कि आप जो है पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नंदिता, टाइम से आया करो भाई। तो हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पढ़े थे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है? और उसके बाद इनके बीच में रिलेशन भी देखा था। और फिर मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी दिखाया था। मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करोगे, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज होने पे 1 लाख न्यूटन का फोर्स जो है डेवलप हो गया था अंदर। ठीक है? तो बहुत ज्यादा हो सकता है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर रिलेशन था, ये आपका एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के बीच में, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है? अब उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर है कि आप ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर दिस एंड दिस। ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो डायमीटर है रिम का, वो है आपका 5.243 मीटर, और इसका जो आयरन रिंग का जो डायमीटर है वो है आपका 5.231 मीटर। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी ये अभी जो टेम्परेचर है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, और कोई रिंग है, रिंग का डायमीटर 5.231 है, और उस रिंग को जिस पर आप चढ़ाना चाहते हो या जिस पर आप पहनाना चाहते हो, तो उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि 5.243 मीटर है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप उसको कितने टेम्परेचर पे ले जाके हीट करोगे, सो दैट कि उसका डायमीटर इतना बढ़ जाए, सो दैट कि आप उस रिंग को उस व्हील पर चढ़ा पाओ। कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लेंथ आपको दिया है, या टेम्परेचर मतलब जो डायमीटर दिया है उसको आप लेंथ कह लो, ठीक है? बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं कि मतलब लीनियरली ही बढ़ रहा होगा वो। तो ये कह रहे हैं कि भाई लेंथ जो आपकी टेम्परेचर T1 पे है वो 5.231 मीटर है, लेकिन आपको टेम्परेचर T2 बताना है जिस पर लेंथ कितनी हो जाए, 5.243 मीटर हो जाए। क्योंकि जब डायमीटर इतना हो पाएगा तभी तो वो जो रिंग है वो चढ़ पाएगी ना, क्योंकि रिंग का साइज थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा है। तो हमें जो व्हील का डायमीटर है वो 5.231 से लेके 5.243 करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 पे जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला वैसे ही आया जैसे आपने पढ़ा था कि भाई जो ओरिजिनल लेंथ होती है, नहीं ओरिजिनल नहीं,
जो आपका चेंज इन लेंथ होता है अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ होता है, वो आपने पढ़ा था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी के। और जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है यहाँ पे अल्फा एल, सॉरी इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे आ गया क्या, इक्वल टू अल्फा एल, जो कि आपका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। अल्फा एल आ गया और ये डेल्टा टी आ गया। अब डेल्टा एल जो है आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल को एल टू माइनस एल वन लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल टू माइनस एल वन लिख सकते हैं। और ये जो एल है ये ओरिजिनल लेंथ होती है, यानी कि ये एल वन होता है, यानी कि जो एल है वो आपका एल वन ही होता है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। तो L2 क्या है, हमारी फाइनल लेंथ हो गई, L1 क्या हो गई, हमारी ओरिजिनल लेंथ हो गई। इनको दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेल्टा एल मिल जाएगा, और ये हमारा बराबर होगा अल्फा एल इंटू डेल्टा टी के बराबर। अब अगर आप यहां से इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ L1 को, तो ये क्या हो जाएगा, L2 माइनस एल वन इज इक्वल टू L1 अल्फा एल डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से L2 की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो L2 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो ये जो माइनस एल वन लेफ्ट साइड में ही जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L1 अल्फा एल डेल्टा टी प्लस L1 हो जाएगा, ठीक है। L2 की वैल्यू आपको मिल गई, और L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये मतलब इसको आपने क्या लिख लिया, 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये L2 का फॉर्मूला आ जाता है, और यही फॉर्मूला जो यहाँ पर देखो लिखा भी है, ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ना, एल टी टू जो है, यानी कि लेंथ जो टेम्परेचर T2 पे वो कितनी है, इज इक्वल टू एल टी वन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की जगह इन्होंने T2 माइनस टी वन लिख दिया है, ठीक है। तो डेल्टा टी की जगह आप वो लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम टेम्परेचर टू, मतलब टेम्परेचर वन टू टेम्परेचर टू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या है, ये एल टी टू की वैल्यू इतनी दी है, यानी कि लेंथ आपको जो डायमीटर की इतनी बढ़ानी है, और ओरिजिनल लेंथ आपको इतनी दी है, तो एल टी वन आपका ये हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा, मतलब अल्फा यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, वैसे आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। तो ये जो अल्फा इन्होंने लिया ये आयरन का लिया, बिकॉज ये जो रिंग है ये कौन सी रिंग है, आयरन रिंग है, क्योंकि आयरन रिंग को हीट करके आपने उसका क्या बनाना है, बढ़ाना है, डायमीटर बढ़ाना है। तो ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में डेल्टा टी की जगह जो है ये T2 की वैल्यू आपने निकालनी है, और T1 की जो वैल्यू वो यहाँ पर दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, और अगर आप केल्विन में रखते हो तो केल्विन में मिल जाएगा। तो T2 की वैल्यू ये सारा कैलकुलेट करने पे कितनी आ गई, 218 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आयरन को जब आप इतना हीट करोगे, ठीक है, मतलब रिंग को इतना हीट करोगे, तो क्या होगा, आपका वो टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से क्या होगा, उसका डायमीटर 5.231 से लेके 5.243 तक चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो ये आ गया सभी को समझ। Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. तो भाई ये जो लेट आए हैं ये जिया मंडल और कौन कौन है भाई, ये प्लीज थोड़ा टाइम से आ जाया करो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपने इस तरीके से करने हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया कि L2 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा एल को L2 माइनस एल वन रख दोगे, और डेल्टा टी को T2 माइनस टी वन रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पर है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसको देखते हैं। तो टेक सम वाटर इन अ वेसल एंड स्टार्ट हीटिंग इट ऑन अ बर्नर, सून यू विल नोटिस दैट बबल्स बिगिन टू मूव अपवर्ड as the temperature is raised, the motion of water particle increases till it becomes turbulent as water starts boiling। तो क्या होता है, आपने कुछ पानी लिया एक कंटेनर में, उसको क्या गर्म करना चालू कर दिया, तो आपने देखा होगा जो बबल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है, जो आपके बबल्स होते हैं वो तेजी से इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं, और उनमें क्या आने लगता है, टर्बुलेंस आने लगता है। तो पानी जो होता है क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि पानी काफी तेजी से क्या हो रहा है, मतलब इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो what are the factors on which the quantity of heat required to raise the temperature of a substance depend। यानी कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट होता क्या है कि टेम्परेचर जब आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो किसी 1 केजी मास सब्सटेंस का, तो उसमें जो हीट लग रही होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ाना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं
जो आपके अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट को, यानी कि हम कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट दें जिससे इस पर्टिकुलर ये जो लिक्विड है या फिर जो भी आपका मैटर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो in order to answer this question in the first step, heat a given quantity of water to raise its temperature by say 20 डिग्री सेल्सियस and note the time taken। तो ये कह रहे हैं कि पहले आपने एक काम करा कि भाई आपने पानी लिया और पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपने बढ़ा दिया। मान लो अगर इनिशियली पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस था तो 20 डिग्री आपने और बढ़ा दिया यानी कि 45 कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई 45 करने में आपको कितना टाइम लगा वो आपने नोट डाउन कर लिया। अगेन टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड रेज इट्स टेम्परेचर बाय 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगली बार आपने क्या किया कि आपने जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया है वो 40 डिग्री सेल्सियस किया है यूजिंग द सेम सोर्स ऑफ इट। ठीक है, अब उसमें आपने टाइम नोट डाउन कर लिया कि 40 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो टाइम कितना लगा। तो you will find it takes about twice the time and therefore double the quantity of heat required, raising twice the temperature of same amount of water। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जितना टाइम उसमें लगा था उसका 2 गुना टाइम जो है आपको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में उसका लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी हीट आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी थी उसकी दुगनी हीट जो है वो आपको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन द सेकंड स्टेप नाउ सपोज यू टेक द डबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट इट यूजिंग द सेम heating arrangement to raise the temperature by 20 degree celsius, you will find the time taken is again twice that required in the first step। अब ये कह रहे हैं कि मान लो आपने क्या करा कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो लेकिन अब आपने जो पानी की क्वांटिटी है उसको डबल कर दिया। पहले मान लो 1 लीटर जो है मतलब 1 लीटर पानी आप गर्म कर रहे थे और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे थे, तो मान लो टाइम आपको लग रहा था 10 मिनट का। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर पहली चीज क्या हुई कि अगर आप 20 डिग्री की बजाय क्या करते हो 40 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो दुगना टाइम लगेगा यानी कि 20 मिनट लगेंगे। और अब ये दूसरा केस ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप पानी का अमाउंट डबल कर देते हो यानी कि पहले 1 लीटर पानी को आप 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब आपने 2 लीटर पानी ले लिया और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो, तब भी आपको जो टाइम यहाँ पर लगेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने में वो दुगना ही लगेगा। ठीक है, यानी कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो भी टाइम बढ़ रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भी टाइम बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये। अब उसके बाद है इन द थर्ड स्टेप इन प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, in the third step in place of water now heat the same quantity of some oil, say mustard oil, and raise the temperature again by 20 degrees celsius। now note the time by the same stopwatch। तो अभी कह रहे हैं कि अब आपने पानी की जगह क्या ले लिया, ऑयल ले लिया, और ऑयल का टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो। तो आप ये देखो कि टाइम कितना लगा, तो यू विल फाइंड द टाइम टेकन विल बी शॉर्टर एंड देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी लेस देन दैट रिक्वायर्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो अब क्या होगा कि ऑयल जब आपने लिया, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा खाना बनाते टाइम जब आप ऑयल लेते हो तो ऑयल कितनी जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑयल जल्दी गर्म इसलिए हो जाता है बिकॉज उसकी टेंडेंसी ये होती है कि भाई वो हीट को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप ऑयल का 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको जो टाइम है वो कम लगेगा एज कंपेयर टू वाटर। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट उसमें इस्तेमाल हुई है वो भी कम इस्तेमाल होगी। तो उसके बाद है द अबव ऑब्जर्वेशन शो दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स मास एंड द चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, यानी कि किसी भी चीज को अगर आपने क्या करना है गर्म करना है, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। एक तो उसके मास एम पर डिपेंड करेगी, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी पे, यानी कि जितना टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। मान लो अभी प्रेजेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 25 से 45 करना है या 25 से 50 करना है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा T2 माइनस T1 उतना ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा है नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वाटर में ज्यादा हीट लग रही थी लेकिन जो ऑयल था उसमें कम हीट लग रही थी सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद है द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली होता क्या है कि जो आपका टेम्परेचर मतलब जो आपका किसी भी सब्सटेंस में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जब आप उसको कोई गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट देते हो, जब वो उसको अब्सॉर्ब करता है या फिर रिजेक्ट करता है, तो वो उसको हम एक प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं जिसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ठीक है, तो वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एस ऑफ अ सब्सटेंस एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें कितना चेंज आ रहा है, और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है।
तो डेल्टा क्यू का मतलब है यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। यानी कि इनिशियली अगर टेम्परेचर टी था और उसमें अगर आपने टेम्परेचर चेंज कितना कर दिया, डेल्टा टी कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी से टी प्लस डेल्टा टी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको डेल्टा क्यू हीट देनी है, तो जिस ये जो आपकी हीट कैपेसिटी है ये आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाता है। तो you have observed that if equal amount of heat is added to equal masses of different substances, the resulting temperature changes will not be seen। यानी कि आप क्या करते हो, अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हो, ठीक है, अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हो इक्वल मासेस को, लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस के, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज होगा वो सेम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि वाटर और ऑयल आपने लिया, एक एक लीटर लिया, दोनों 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर आपने ऑयल लिया, एंड उसको क्या करना चाह रहे हो, आप उसको बराबर अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो। मान लो कि 500 किलो जूल आपने एनर्जी दी, ठीक है, तो जो टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि दोनों अगर अभी इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे थे, तो ऑयल का टेम्परेचर क्या होगा, इतनी हीट पे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल जो है आपका कम हीट लेता है टेम्परेचर को रेस करने में। तो ऑयल का टेम्परेचर मान लो 25 से कितना हो गया, 50 हो गया, लेकिन वाटर का टेम्परेचर हो सकता है कि 45 के आसपास रहे। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो यानी कि सब्सटेंस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इट इंप्लाइज दैट एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक वैल्यू for the amount of heat absorbed or given off to change the temperature of unit mass of it by 1 unit। यानी कि हर किसी सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उसकी हीट अब्सॉर्ब करने की या हीट रिजेक्ट करने की, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसी पर्टिकुलर जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट मास, यानी कि 1 kg मास को आप गर्म कर रहे हो या उसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इफ डेल्टा क्यू स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस ऑफ मास m व्हेन इट अंडरगोज अ टेम्परेचर चेंज डेल्टा t, देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका कैपिटल S बाय m। यानी कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको जब आप करते हो तो ये 1/m इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल एस जो है, जो कि हीट कैपेसिटी है, वो आपका डेल्टा एस बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो the specific heat capacity is the property of the substance which determines the change in temperature of the substance undergoing no phase change with the, when a given quantity of heat is absorbed or given off by it। यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है वो ये चीज बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका कितना हुआ, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, यानी कि पर यूनिट मास में जितनी आप हीट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास अब्सॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। तो देखो स्पेसिफिक हीट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये वाली है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास अब्सॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लो कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मान लो कितनी है, 100 जूल है, ठीक है। तो 100 जूल है, इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट अगर मैं वाटर लेता हूँ, 1 यूनिट का मतलब है कि मान लो 1 kg वाटर आपने लिया, ठीक है, ऐसा यूनिट के टर्म्स में अगर मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ तो 1 kg वाटर हो गया मास। तो अगर मैं मास इसका 1 kg वाटर ले रहा हूँ और इसका टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, मान लो इनिशियल जो टेम्परेचर T1 था इसका 25 डिग्री सेल्सियस था, और इसका टेम्परेचर में T2 जो हूँ 26 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मैं किसी भी मास पर यूनिट मास का बढ़ाना चाहता हूं, तो उसमें जो मेरे को अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। और हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ा था, जो कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, वो होता है कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी है उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज इन टेम्परेचर आया है, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि 1 kg अगर आपने मास लिया या यूनिट मास अगर आपने लिया है, तो उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमको देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। तो ये जो है ये आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि वाटर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, वुड के लिए अलग होगा, ठीक है, केरोसिन के लिए अलग होगा, मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है, और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन कैसे है, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या होता है, एनर्जी होता है, मतलब हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी को किस में लेते हैं, जूल में लेते हैं। और नीचे जो आपका मास आ रहा है और टेम्परेचर डेल्टा टी आ रहा है, तो यानी कि पर केजी हो गया और पर केल्विन हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। तो इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में डिफाइन करते हैं, तो हमें पता है मोल्स क्या होता है भाई, एसआई यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अभी तो हमने मास के बारे में बात करी थी, यानी कि केजी में अगर मास ले रहे हैं, लेकिन केजी के बजाय अगर हम मोल्स में ले रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, तो उसके केस में अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, C इज इक्वल टू एस बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बाई म्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जहां पर म्यू क्या है आपका, म्यू है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये जब हमने लिया तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो गया। और इस वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहे हैं ये मोल्स के टर्म में बता रहे हैं। तो ये वाली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और इसमें आप ध्यान दोगे कि इसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया है, और खाली जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था उसको हमने स्मॉल एस से डिनोट किया था, ठीक है। और अब जो है, हाँ, और इसकी यूनिट का तो ध्यान रखना है, ये वाली इसकी यूनिट ये है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर म्यू जो है वो आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है, एमओएल। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जूल पर मोल पर केल्विन। और ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो जूल पर मोल पर केल्विन। तो लाइक एस सी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, उसी तरीके से ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये भी आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे तो भाई डिपेंड कर ही रहा है ना, क्योंकि डेल्टा टी उसके टर्म में आ रहा है। और द एसआई यूनिट ये हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट इसकी हो गई। हाउएवर इन कनेक्शन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस, एडिशनल कंडीशंस मे बी नीडेड टू डिफाइन सी। इन दिस केस हीट ट्रांसफर कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग आइदर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में जो है, मतलब कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं जो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि इस केस में क्या है, जो हीट ट्रांसफर है वो हम दो तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर आपका दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या है कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि जो भी आपका गैस है उस गैस का अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो और उसके बाद आप हीट को ट्रांसफर करते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने किसी कंटेनर में गैस ली है एंड उस गैस का अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, हीट बढ़ा के अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, तो हीट जब आप दोगे उसको, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर चेंज भी होगा, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। हीट देने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट रख दो तो टेम्परेचर और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, हीट जितनी दे रहे हो वो और ज्यादा क्या करेगा, उसके टेम्परेचर चेंज में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि मान लो आपके पास 1 लीटर कंटेनर है एंड उसी 1 लीटर कंटेनर को गैस में, मतलब गैस को आप हीट दे रहे हो, तो आप उसी को उसी कंटेनर में रहने दे रहे हो, उसको फैलने की जगह नहीं दे रहे हो। तो दो तरीके से यहाँ पर जो है ये और भी फैक्टर हो सकते हैं कि जिस पर जो है आपका ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो डिपेंड करे। पहला तो ये कि आपने प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ाया है, हीट दी, या दूसरा ये है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आपने क्या करा, हीट को सप्लाई किया। तो इफ द गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो पहला केस इन्होंने दिया है कि भाई अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर जो है वो रखा है यहाँ पे, और आपने क्या करा है, हीट दी, मतलब हीट देते टाइम आपने जो है गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रख दिया, तो हम ये वाला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाली जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे आप सीपी से डिनोट करते हो, ठीक है, जिसे आप सीपी से डिनोट करते हो। और दूसरी तरफ अगर मान लो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट यहाँ पर रख देते हैं, तो ये वाली जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, और इसे आप सीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया सीपी और एक आपका हो गया सीवी। तो ये होता है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होता है मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और लाइक थर्मोडायनेमिक्स में हम एक रिलेशन भी पढ़ते हैं कि भाई एक रिलेशन ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर के बराबर होता है, ठीक है।
तो अभी जब आएगा तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन भी होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, आर आई थिंक वही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये इनमें रिलेशन भी होता है। तो सीपी और सीवी का मतलब जो है ये होता है। एंड उसके बाद है यहाँ पे कि फॉर डिटेल्स सी टेबल, सी चैप्टर 11 टेबल 10.3 लिस्ट मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो ये मतलब नेक्स्ट चैप्टर की आपको शायद इंफॉर्मेशन दी है, चैप्टर 11 टेबल 10.3। अच्छा यही वाला है। तो ये लिखा है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपको कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है। यहाँ पर ये कंडीशन भी है कि आपका टेम्परेचर जो वो कौन सा है, रूम टेम्परेचर है, और प्रेशर कौन सा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 180 है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम की क्या है 900 है, कार्बन की क्या है 506 है, कॉपर की क्या है 386 है, लेड की इतनी है, फिर सिल्वर की इतनी है, ठीक है। वाटर की आप देख सकते हो कितनी है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट इतना ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर क्या कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। क्योंकि ये जो आपका लिखा है ना 4186, ये 4186 का मतलब क्या है कि 4186 जूल की एनर्जी लगती है 1 किलो वाटर के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पर केल्विन में दिया ना, इसलिए। तो 1 केल्विन जब आप टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करते हो वाटर का, और वाटर का मास कितना है 1 kg अगर आपको दिया है, तो आपको 4186 जूल जो है एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने का मतलब ये है कि वाटर के पास बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है क्या करने की, हीट को एब्जॉर्ब करने की। इसी वजह से आग को बुझाने के लिए सबसे पहले पानी ही डाला जाता है, ठीक है। मतलब पानी इसीलिए डालते हैं सो दैट कि वो एक तो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरी चीज ये कि वो ऑक्सीजन को सप्लाई को बंद कर दे। तो इस वजह से वाटर जो है, और एक आपने वो भी अगर आपने पढ़ा है शायद क्लास 12 में, एक टॉपिक है जो कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन वाला है, तो वहां पे आप न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में जो है आप एक टर्म पढ़ते हो न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन करवाई जाती है। यानी कि सपोज ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इसके अंदर क्या डाली जाती है, ये ग्रेफाइट की रॉड्स डाली जाती हैं, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, मान लो यूरेनियम का जो भी सैंपल है, तो वो यहाँ पर क्या करने लगता है, फिजन करने लगता है, टूटने लगता है। तो यहाँ पर ये जो आपका वाटर है, इसको हम क्या करते हैं, मतलब एनर्जी एब्जॉर्बर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वाटर के अंदर क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको समझ आ जाएगी। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर की टेंडेंसी हीट अब्सॉर्ब करने की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पर, हाँ और एक चीज ये ध्यान और रखना कि आइस की देखो वाटर के कंपैरिजन में कम है, यानी कि आइस की टेंडेंसी हीट को एब्जॉर्ब करने की वो आधी होती है वाटर की, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दिया था, हाँ तो ये चीज इन्होंने लिखा है कि यू कैन नोट, यू कैन नोट दैट वाटर हैज अ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि वाटर की जो है सबसे ज्यादा क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो फॉर दिस रीजन वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर बेसिकली क्या होता है, आपने गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ी में आगे की तरफ जहां पर इंजन होता है, तो इंजन के साइड पे आपने देखा होगा एक रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर बेसिकली करता क्या है कि इंजन की जो हीट होती है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएटर होता है, आपने देखना कभी भी गाड़ी के आगे तरफ जहां पर इंजन होता है वहां पर एक पंखा चल रहा होता है, तो वो आपका रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर में पंखा चल रहा होता है, तो पंखे से एक तो हीट बाहर करता है, और दूसरा उसके अंदर छोटी छोटी सी फिन्स होती हैं, या छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, और उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो वाटर जो सर्कुलेट हो रहा होता है वो एज अ कूलेंट काम कर रहा होता है उसमें। यानी कि जो आपने आपका जो इंजन होता है, गाड़ियों का जो इंजन होता है, या जो ट्रक का इंजन हो गया, या बाकी और भी जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनका जो इंजन होता है उसमें जो हीट डेवलप होती है, क्योंकि इंजन में होता क्या है, आपका फ्यूल बर्न होता है, एंड फ्यूल बर्न होने की वजह से क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है उस टाइम पे। तो एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है उससे, अदरवाइज क्या करेगा, वो कंपोनेंट्स को खराब कर सकता है। तो वो हीट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में, ठीक है।
तो एज वेल एज अ हीटर इन हॉट वाटर बैग्स, ठीक है, तो हॉट वाटर बैग्स में भी जो है हम इसको एज अ हीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ओइंग टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर वार्म्स मोर स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग समर एंड कंसिक्वेंटली विंड फ्रॉम द सी हैज अ कूलिंग इफेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो वाटर मतलब वाटर की क्या है सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्या है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इस वजह से होता क्या है कि वाटर वार्म्स अप मोर स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग समर, ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली विंड फ्रॉम द सी हैज अ कूलिंग इफेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा अगर कभी आप समुद्र के किनारे गए होगे तो वहां पे होता क्या है कि समुद्र के किनारे वाला जो तट होता है यानी कि जो सी शोर होता है वहां पर जो रेत होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, लेकिन पानी जो है वो पानी आपका ठंडा रहता है। एंड जिस वजह से क्या होता है कि जब दोपहर के टाइम पर गर्मी पड़ रही होती है तो जमीन आपकी बहुत तेजी से गर्म हो रही होती है, लेकिन पानी जो है आपका क्या रहता है ठंडा रहता है। वो इसलिए रहता है बिकॉज पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो काफी ज्यादा है, और जो आपका इधर की साइड वो है क्या बोलते हैं रेत जो है सैंड, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो यानी कि वो ज्यादा मतलब जितनी हीट मिल रही है उसके कंपैरिजन में वो टेम्परेचर को बहुत तेजी से बढ़ाता रहता है, लेकिन वाटर को जितनी हीट मिल रही है वो उतनी तेजी से टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता। तो इस वजह से होता क्या है कि वाटर आपका धीरे धीरे गर्म होता है और जो लैंड होती है समर में वो आपकी बहुत तेजी से गर्म होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आपने देखा होगा जो हवाएं चलती हैं समुद्र की तरफ से जो हवाएं आ रही होती हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट होता है। तो नाउ यू कैन टेल व्हाई इन डेजर्ट एरियाज द अर्थ सरफेस वार्म्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स क्विकली एट द नाइट। तो यही आपका रीजन है जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह में जो भी हो गया, तो यहाँ पर जो अर्थ का सरफेस होता है यानी कि जो रेत होती है वहां पे बहुत तेजी से गर्म होती है, ठीक है, दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो है रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कैलोरीमेट्री। तो मतलब कैलोरीमेट्री बेसिकली है आपका इसी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इसको जो है अभी फिर थोड़ी देर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ इतना समझ आ गया आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह के बारे में? Yes, sir. किसी को Yes, पूछना sir. है तो पूछ लो। Yes, sir. ठीक है, तो अब कैलोरीमेट्री बेसिकली क्या होता है इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे अगले उसमें ब्रेक के बाद, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री क्या है कि a system is said to be isolated if no exchange or transfer। हाँ ठीक है, उससे पहले एक और चीज देख लो, ये ऊपर एक और टेबल बनी है जिसमें आपका सीपी और सीवी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये आपका जैसे हीलियम गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इनकी क्या दी है सीपी और सीवी वाली वैल्यू दी है। तो आप ये देख रहे हो कि सीपी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर आप क्या कर रहे हो, अगर हीट कर रहे हो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो या 1 केल्विन से बढ़ा रहे हो तो आपकी ये 20.8 है, ठीक है। 28.8 ये हो गई, 29.1 हो गई, 29.4 हो गई, 37 हो गई। तो यहाँ से आपको देखने को एक चीज ये मिल रही होगी कि सीपी की जो वैल्यू है वो आपकी सीवी से ज्यादा बड़ी है फॉर रिस्पेक्टिव गैसेस, ठीक है। तो एक चीज आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रही होगी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप क्या कर रहे होते हो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हो तो वहां पे जो आपको हीट देनी पड़ती है वो ज्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसको भी ध्यान रखना। तो उसके बाद है कैलोरीमेट्री, सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ नो एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ हीट अगर्स बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम की एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और सिस्टम की एनर्जी बेसिकली हम हीट एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। तो सिस्टम का टेम्परेचर मान लो कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर ना तो घट रहा है टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर जितनी हीट है उसके अंदर ही है और सराउंडिंग में जितनी हीट है वो सराउंडिंग में, लेकिन एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्सचेंज या ट्रांसफर हीट का नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब सिस्टम और सराउंडिंग के क्या होते हैं, बेसिकली सिस्टम का मतलब होता है जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिस चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो सारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई इस कंटेनर के अंदर पानी है, तो इसका टेम्परेचर मान लो कितना टेम्परेचर है इसका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस तो ये जो है ये मेरा क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया।
और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो बाहर ये चीजें हैं, बाहर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो उसके लिए क्या बन जाती है, सराउंडिंग बन जाती है। ठीक है, तो जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम हो जाता है, और उसको छोड़ के दुनिया में बाकी जितनी चीजें हैं वो हमारा सराउंडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर नहीं होगा। So when the different parts of an isolated system are at different temperature, a quantity of heat transfer from the part at higher temperature to the part at lower temperature. तो भाई आपको ये चीज तो पता ही है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि भाई ठंड अगर गर्म चाय होती है तो वो धीरे धीरे ठंडी इसलिए होती है बिकॉज चाय आपकी गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट क्या हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके कंपेरिजन में कम है। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मान लो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसके बाद क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर अगर मान लो ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर में, तो सिस्टम से हीट जो है सराउंडिंग में ट्रैवल करेगी। या मान लो सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग से हीट कहाँ ट्रैवल करेगी, सिस्टम में करेगी। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से जो है कहाँ होता है आपका, हीट जो ट्रांसफर करती है वो कहाँ से करती है, from higher temperature to part at lower temperature. The heat lost by the part at higher temperature is equal to the heat gained by the part at lower temperature. यानी कि जितनी हीट जो है वो लॉस की जा रही होगी, जो भी आपका मतलब चीज है हायर टेम्परेचर पे, वो कितने के बराबर होगी, उतने के बराबर होगी जो आपकी हीट गेन की जा रही होगी जो सब्सटेंस आपका लोअर टेम्परेचर पे। मान लो सिस्टम अगर हायर टेम्परेचर पे, तो सिस्टम ने मान लो 400 किलो जूल जो एनर्जी रिलीज की, और सराउंडिंग ने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने अगर 400 किलो जूल एनर्जी निकाली है तो सराउंडिंग के पास भी 400 किलो जूल ही एनर्जी आएगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो खाली कन्वर्ट हो सकती है, इधर से उधर जा सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री जो होता है इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट होता है। यानी कि हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, वो जो चीज हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। तो व्हेन अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body. तो ये चीज मैंने आपको बताई दी कि भाई एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को अगर आप लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के पास लाओगे तो वहां पर हीट एक्सचेंज होगा, कौन सी वाली बॉडी से किस वाली बॉडी में, हायर टेम्परेचर पे जो होगी वहां से हीट ट्रेवल करके कहाँ जाएगी, उस वाली पे जाएगी जिसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि कोल्डर बॉडी में। ठीक है, प्रोवाइडेड नो हीट इज अलाउड टू एस्केप टू द सराउंडिंग। तो ये कह रहे हैं कि मान लो हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जा रहे हैं और उसमें हमने कोई भी हीट जो है सराउंडिंग में नहीं जाने दी। अगर हमने दो सिस्टम ले लिए जिसमें एक सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, एक सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो है वो आपका हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लेके कहाँ होगा, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में होगा। और सराउंडिंग में आप किसी भी हीट को जाने नहीं दे रहे, तो वहां पे क्या होगा, जितनी हीट आपकी ट्रांसफर हुई है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से, उतनी ही जो हीट है वो आपकी गेन होगी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से। तो अ डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। तो जिसमें हम जो है हीट को मेजर कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। और ये जो टेक्निक है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अभी कैलोरीमीटर को जो है अभी हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, तो 8:30 से जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टोटल अभी 25 मेंबर्स हैं, प्लीज कोई भी गायब मत होना, अगर गायब हो तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म जरूर कर देना। ठीक है, 8:30 से जो है फिर हम कंटिन्यू करते हैं।